बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोग जानते हैं कल की क्लास भी मैंने दी थी। मेरा नाम अल्ताफ़ अहमद है। ताल्लुक़ रहीमियर ख़ान से है और ट्रेडिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। और इसी हवाले से जो है वो आज हमारी सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन के हवाले से बात की थी। दो तरह के इंट्रोडक्शन हुए थे। एक इंट्रोडक्शन मेरा अपना ज़ाती था, दूसरा था फॉरेक्स ट्रेडिंग फील्ड से रिलेटेड, जिसमें हमने डिटेल में बात की थी। जिसमें हमने जो है वो ट्रेडिंग की हिस्ट्री के बारे में पहले स्टडी किया। फिर उसके बाद हमने ट्रेडिंग के रेवेन्यू के बारे में जाना। फिर उसके बाद जो है वो हमने ये देखा कि ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली कौन कौन सी फर्म्स इन्वॉल्व होती हैं और कैसे कैसे ट्रेड होती है और इसमें कौन कौन से पेयर्स होते हैं। ठीक है, हमने इन चीज़ों को स्टडी किया था बेसिकली कल। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर ये टॉपिक आपका मिस हो गया ना तो आगे फिर आप ट्रेडिंग में जितने मर्जी एडवांस नॉलेज की तरफ चले जाएं, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो फिर आगे आपका कोई काम नहीं है ट्रेडिंग में। क्योंकि ट्रेडिंग बेस ही इन्हीं चीज़ों के ऊपर कर रही होती है ना। जो आज के टॉपिक है, आज की जो चीज़ें हमने समझनी है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये कंसेप्ट ना क्लियर हुआ तो आगे कोई फायदा ही नहीं है। फिर उससे बेहतर है कि बंदा ट्रेडिंग ही ना करे अगर ये चीज़ें उसको नहीं पता तो। और इसके बगैर आप किसी से ट्रेडिंग की बात करने जाएंगे तो आप बेवकूफ़ कहलाएंगे अगर आपको इन चीज़ों का आइडिया भी ना हुआ कि ये बेसिकली होता क्या है। बाकी मैं जो है वो स्टार्ट करने से पहले काशा भाई का माइक ओपन करना चाहूँगा। माशाल्लाह जो काशा भाई ने थोड़ा परफॉर्मेंस दिखाई है और थोड़ा प्रॉफिट वगैरह किए हैं, मैंने ज़रा वीडियो देखी थी इनकी। तो मैं चाह रहा हूँ कि उस हवाले से ये ज़रा थोड़ी डिस्कशन कर लें। तो काशा भाई माइक ओपन कर रहा हूँ आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे सब। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो सब भाइयों की दुआएं थी कि कल जो हमने चैलेंज लिया था आपसे सर, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चैलेंज अपने टारगेट की तरफ खूब धुआं धुआं है और चल रहा है। और ये है कि इसको बखूबी आपसे मशवरे लेने के बाद ही इंशाल्लाह इसको स्टार्ट किया, और चल भी इसी वजह से रहा है कि आपकी मेहनत रंग ला रही है साथ। और अल्ताफ भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, कल भी आज भी, और आइंदा भी देते रहेंगे। और आपका ये भी शुक्रिया कि आप हमें सराहते रहते हैं, हमें तरक्की देते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। और इन दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया जो आते हैं, सुनते हैं और अपनी तगो के लिए, अपनी मेहनत के लिए आते हैं और सोचते हैं कि हम भी अपनी फैमिली के लिए कुछ करें। देखिए, मैं भी बहुत सी कंपनी को ज्वाइन कर चुका हूँ और करके आ चुका हूँ। मैंने बहुत ऐसी ऐसी कंपनी, इंटरनेशनल मोटी और मल्टीनेशनल कंपनीज की हैं जिसमें से मुझे कोई इतना कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो जैसे अल्ताफ भाई इस फील्ड में थे, मैं इनको देखता था तो बड़ा खुश भी होता था। जब इनकी पहली इनविटेशन आई तो मैंने इनविटेशन से इनकार किया। इनको मैंने कहा कि मैं जहाँ पर हूँ मैं ठीक हूँ, आप जहाँ पर हैं आप ठीक जैसे खुश रहें। तो इन्होंने कहा चलें, खैर मैंने तो अपना आगाज़ सफ़र कर दिया है। आप अगर आएंगे तो आपका शुक्रिया होगा, आप मेरे साथ कम्युनिटी में सब हिस्सेदार बनेंगे। लेकिन मैंने इनको वो बात जो इन्होंने की, फिर मैं वो बताना नहीं चाह रहा, लेकिन खैर वो मैंने इनको इनकार किया, इनकी इन्विटेशन को रिजेक्ट किया। फिर इसी तरीके से इनको मैं देखता था, इनके व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह और इनकी प्रोफाइल्स वगैरह सारी विजिट की, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने इनसे कांटेक्ट किया कि यार मैं भी आपके साथ ज्वाइन होना चाहता हूँ। मैंने भी बड़े हालातों का जो है मार खाई है। मुझे भी लोगों ने उस तरीके से यूज़ किया है जैसे उनका हक था। उन्होंने भी मुझे उस तरीके से यूज़ किया जैसे एक शॉपर होता है जो दर दर की ठोकरें खाता है। तो इसी तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी को गुजारा। मैं कुछ अपनी फैमिली के लिए करना चाहता हूँ। पहले मैं एक था, अब मैं दो हूँ। अब मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आप आ जाएं, मेरे पास आए, मैं आपको इंशाल्लाह अपने साथ लेकर चलूंगा। जैसे जैसे आप कहेंगे इंशाल्लाह वैसे चलेंगे। मैंने इनका मतलब इनके साथ
रिसेंटली मैंने तकरीबन कोई मुझे कुछ अरसा ही हुआ है इनके साथ ज्वाइन हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने इनसे लिए हैं। और इनके साथ रहकर बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और हमारी मीटिंग के बाद एक और मीटिंग सेशन होता है, जिसमें हम सीनियर लीडर होते हैं, जो हम मतलब कि आपस में गुफ्तगू करते हैं और मशवरा करते हैं और बात करते हैं, उससे भी बड़ा बेनिफिट होता है। दूसरा ये कि फिर जो चैलेंज था, आज आपने तो देखा है, मेरी परफॉर्मेंस देखी है, आप सब भी थे उधर ग्रुप में, कि मैंने कल डिपॉजिट किया और आज $147 प्रॉफिट कमाया। मतलब $347 अब हो चुके हैं, $200 से मैंने $347 आज गोल्ड की ट्रेड पे हमने किया। जो सेक्शन मुझे मिला था, जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैंने उस पर उस चीज को अल्हम्दुलिल्लाह अवेल किया। बस बाकी आंदा जो वक्त आएगा, जो हमारे दिन में 4 से 8 6 दिन में बाकी हमारे पास, उसमें इंशाल्लाह हम चैलेंज को पूरा भरपूर तरीके से करेंगे। आप सब भाइयों की दुआएं चाहिए कि बस हमें दुआ दें, और कमेंट में ही हमें दुआ दे दें, ताकि जो है हम मतलब हमें मोटिवेशन मिले और हम इंशाल्लाह इसको अचीव कर सकें। तो बाकी रही बात आप लोगों की, ये क्लास के हवाले से मैं आपको बताऊंगा, आज से 1 डेढ़ साल पहले मैं भी इस क्लास में बैठा इन चीज़ों को सुन रहा होता था, और मुझे काफ़ी बोर लगती होती थी। तो मैं बड़ा सोचता हैरान होता कि यार मैं कैसे अचीव कर सकूंगा ऐसे, जो लोग इतना कमाते हैं, जो इतना परफॉर्म कर रहे हैं, मैं कैसे करूंगा? मुझे तो टेक्निकल चीजें आती नहीं है, मेरी इतनी कोई तालीम भी नहीं, मेरी कोई एजुकेशन नहीं। फिर इस अदारे ने, इस प्लेटफॉर्म ने मुझे बताया कि तालीम की जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ, अगर आपके ख्वाब बड़े हैं, आपके ड्रीम बड़े हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जो आप आंदा आने वाली नस्लों को दिखा सकते हैं। आपकी ये नस्ल, मतलब आपकी नस्ल नहीं, आपके आने वाली नस्लें भी वो इससे फायदा हासिल कर सकती हैं। लेकिन आज की जो क्लास है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप जिंदगी के सिर्फ 45 मिनट आप इस क्लास को देंगे, सिर्फ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और जो अपने वालिदैन की आंखों में जो देखते हैं ख्वाब है, उनको पूरा करने के लिए, ये जो आज की क्लास है, इसको देख लेगा, पूरा कर लेगा, तो आंदा इंशाल्लाह मेरा जो आपसे एक वादा है, आप हमारे साथ 9 दिन रहें, 10वें दिन आप प्राप्त कर रहे होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। क्यों? मुझे भी जो मेंटोर मिले थे, जिन्होंने मुझे सिखाया था, बताया था, उन्होंने भी यही बात की थी कि अगर आप 9 दिन अपने साथ, अपनी पर्सनैलिटी के साथ अगर आप मुखलिस हैं, तो आप मेरे साथ बैठें, इस क्लास में रहें, तो इंशाल्लाह 9वें से 10वां दिन होगा जिस आप प्रॉफिट कर रहे होगे और चैलेंज ले रहे होगे, और बात को सच्ची। और जो अल्ताफ भाई हैं, इनका बहुत शुक्रिया, कि मैं दोबारा इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे बड़ी सपोर्ट की है, और अल्हम्दुलिल्लाह आंदा भी करेंगे, और इंशाल्लाह इनके साथ मजीद हम कम्युनिटी बनाते हुए साथ चलेंगे। तो मेरी बात का किसी को बुरा लगा हो तो वो माजरत, जो बात मेरी अच्छी लगी है वो मेरे रब की तरफ से, मेरे अल्लाह की तरफ से। तो बाकी इंशाल्लाह बातें होती रहेंगी, इंशाल्लाह 9 दिन बाकी और भी हैं। तो इंशाल्लाह हमारे साथ जो है अटैच रहते रहें आप, इंशाल्लाह हमारे साथ गपशप होती रहेगी। जी, ये थी मेरी आज की बात। बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। जी, अल्ताफ भाई आप अपना माइक वापस ले लें। जी ओकाशा भाई, बहुत शुक्रिया। तो सीधा भाई मोटिवेशन देती फौरन। अच्छा, अब हम भी सोच रही होगी कि अलग मोटिवेशन वाली क्लास है या क्या सीन है। अच्छा चले, मैं जरा मजाक से हटके चलता हूँ। आज का टॉपिक जो है ना वो वाकई इम्पोर्टेंट है। उसके पीछे रीज़न ये है कि ट्रेडिंग जो है ना वो कुछ टर्म्स के ऊपर टिकी हुई है। और आपको मार्केट के अंदर डिफरेंट टाइप की ट्रेडिंग्स मिलेंगी। ठीक है। जैसे हमारे पास बाइनरी ट्रेडिंग, या जैसे हमारे पास आपको स्टॉक ट्रेडिंग, कलर ट्रेडिंग, या बूम एंड क्रैश, बहुत कुछ मिलेगा। हर किसी की ट्रेडिंग का स्टाइल डिफरेंट होता है, उसके अंदर चीज़ें डिफरेंट होती हैं। बस चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी जो कैटेगरी है ट्रेडिंग के अंदर वो फॉरेक्स ट्रेडिंग है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको समझेंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि ट्रेडिंग में जो हमारे पास मैनुअल ट्रेडिंग है, जो हम मैनुअली ट्रेड करते हैं, उसमें और बाकी चीज़ों में क्या डिफरेंस है। बाकी चीज़ों का डिफरेंस हम नहीं डिस्कस करेंगे। बस ये डिस्कस करेंगे कि इस फील्ड को समझने के लिए कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो हम समझ लेंगे तो हमें आगे चल के लोगों को समझाने में भी और लोगों की बात समझने में भी आसानी होगी।
मेरी स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है? ज़रा एक दफ़ा चैट में बता दें। एक बार चैट में बता दें मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी ठीक है। ट्रेडिंग टर्मिनल एंड इम्पोर्टेंट टर्म्स। हमने जब रिसेंट क्लासेस में ये स्टडी किया था कि ट्रेडिंग जो है ना वो बेसिकली एक एक बहुत वास्ट और वसी फील्ड है। और इस फील्ड के अंदर हम ये देखते हैं कि हमें जो रेवेन्यू नज़र आता है, हमें जो लोगों की मेजोरिटी नज़र आती है कि वो इस काम के अंदर इतना घुस चुकी हुई है कि उनको कम टाइम के अंदर कम एफर्ट के साथ सिर्फ अपनी मेंटल सिचुएशन को इस्तेमाल करते हुए, मेंटल कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए एक अच्छी इनकम जो है वो कमाने को मिलती है। तो इसलिए लोग जो है ना वो इस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और ज़्यादा जो है वो इसकी तरफ आते हैं। लेकिन जब इस फील्ड के अंदर आते हैं तो इसकी टेक्निकल चीज़ों को देख के वो थोड़ा सा इससे पीछे हटते हैं। बट वो असल में टेक्निकल चीज़ों से पीछे नहीं हट रहे होते, वो आज के दौर से पीछे हट रहे होते हैं। कामयाब वही है जो दौर के साथ अपने आप को अपग्रेड करता है। नहीं करता तो वो फिर वो मैं अभी रिसेंटली हमारे ही इलाके में रहीमर खान में सड़कें तामीर हो रही थी मरीम नवाज की तरफ से। तो उन सड़कों पे जो रेडियो वाले खड़े थे ना, तो उनकी रेडियां उठा उठा के उन्होंने फेंक दी हुई है। क्यों? क्योंकि वो उस दौर में फंसे हुए थे जो दौर कब का गुजर चुका हुआ है। हम्म? वो अब जो है ना वो जितने भी लोग जो पुराना नॉलेज लेके बैठे हुए थे आज उनकी कोई इज्जत नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने या तो खुद को वक्त के साथ अपग्रेड नहीं किया या उनको इस तरह के मौके नहीं मिले कि वो वक्त के साथ अपग्रेड हो सकते। बाकी अल्लाह सबका मालिक, अल्लाह रिस्क देने वाला है, अल्लाह सबके लिए आसानी पैदा करे। बट ये है कि अगर आज के टाइम पे आप खुद को मॉडर्न नहीं करते तो आपके ना तो बच्चे आपसे कुछ सीख पाते हैं, वो दुनिया से ज़्यादा सीखते हैं, आपसे कम सीखते हैं। या फिर जो है वो आप जो है खुद पीछे हट जाते होते हैं फाइनेंशियल सिचुएशंस के लिहाज से, इनकम के लिहाज से। कि आज एक बंदा, मैं देखता हूँ कि मैं जो है ना वो सीमेंट की फैक्ट्री खोल के और 10 साल लगा के जो कमाई की है, वो दूसरा एक बच्चा से उठ के आया, उसने एक साल के अंदर वो कमाई कर ली। ठीक है। तो फिर इस तरह के डिफरेंसेस पैदा होना शुरू हो जाते हैं अगर आप दौर के साथ चलना जो है वो पसंद नहीं करते या आपको जो है वो इसमें इंटरेस्ट नहीं होता। तो मानो या ना मानो, सादा लफ्जों में, मानो या ना मानो, आपको आज नहीं तो कल दुनियादारी के मुताबिक तो चलना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप इस दुनिया के रहने वाले हो, इस माशरे के रहने वाले हो। आप अगर ग्रो नहीं करोगे तो आपके बच्चे ग्रो करेंगे, जब बच्चे ग्रो करेंगे तो वो आपका तारुफ यही करवाएंगे कि साढ़े अब्बे को कुछ नहीं पता सी, असी किता जो किता। ठीक है। तो ये तो रियलिटी है। तो हमारा जो टॉपिक है वो ट्रेडिंग टर्मिनल इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो चूंकि ये टेक्निकल चीज़ों की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता जाते जा रहे हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि ग्राउंड ग्राउंड लेवल के ऊपर आके आप लोगों को एक एक चीज़ जो है वो डिटेल में समझा दूँ। फिर भी ना समझ आए तो आप जो है वो क्वेश्चंस कर सकते हैं एंड में, ताकि मैं आपके जो है ना वो आंसर्स दे सकूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बिड और आस्क प्राइस है। आप लोग पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं और आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि जब भी कोई चीज़ सेल या परचेज होती है तो उसकी एक कीमत तय होती है। मार्केट प्राइस इसको कह लो, कि मार्केट प्राइस जो है वो फलाने प्लॉट की ये चल रही है, फलाने घर की ये चल रही है, या फलानी चीज़ की ये प्राइस है। ऐसे ही होता है। अब उसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है, हम उसके मालिक हैं, फॉर एग्जांपल किसी प्रॉपर्टी के हम मालिक हैं, हम उसे बेचना चाह रहे हैं, तो हमारे पास या तो हमारे कुछ रेफरेंसेस होंगे जो उसको खरीदना पसंद करेंगे, या फिर जो है वो हम किसी कमीशन एजेंट को बीच में ऐड करेंगे और उसे कहेंगे कि भाई आप जो है ना वो कुछ कमीशन ले लेना मेरे से, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी सेल करवा दो। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे 1 मिलियन की एग्जाम्पल लेते हैं कि 10 लाख का आपका एक प्लॉट है। ठीक है। अब वो आपने एक कमीशन एजेंट को कहा कि भाई मेरा प्लॉट जो है वो सेल करवा दो। दूसरी तरफ किसी बंदे ने कहा कि यार मैंने एक प्लॉट खरीदना है, मुझे प्लॉट जो है ना वो तो मुझे लेके दे दो किसी से। उसने भी उस कमीशन एजेंट को कहा। अब आपने उस कमीशन एजेंट्स के साथ डील डन की 2% की कि मैं आपको 10 लाख का 2% दूंगा, यानी कि 20,000 रुपये। और जो खरीदने वाला था उसने भी कहा कि अगर तुम मुझे अच्छा प्लॉट ले देते हो तो मैं जो है ना वो आपको 2% दूंगा, यानी कि 10 लाख का भी अपना 20,000 रुपये बनता है। अब वो जो बीच वाला कमीशन एजेंट है, उसका काम था बायर और सेलर को कनेक्ट करना, और उनके कनेक्शन के ऊपर वो दोनों पार्टी से कमीशन चार्ज कर रहा है। ठीक है। अब उस कमीशन चार्ज करने से क्या हुआ, इसमें कमीशन एजेंट का कोई पैसा नहीं लगा, लेकिन उसने पैसा कमा लिया। हम्म। अब आपका प्लॉट था 10 लाख रुपए का, फॉर एग्जाम्पल आप बेचने के लिए आपने प्लॉट लगाया था। आपका प्लॉट था 10 लाख रुपए का, लेकिन वो आपका प्लॉट असल में बिकेगा 9,80,000 रुपए का। क्यों? क्योंकि 20,000 तो कमीशन एजेंट को चले गए। हम्म।
तो आपको जो प्राइस लगेगी प्लॉट की वो 10 लाख पूरी नहीं लगेगी, 9,80,000 लगेगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप बेच रहे हो। इसी तरह जो खरीदने वाला होगा वो 10 लाख का प्लॉट नहीं खरीदेगा, वो 10,20,000 का खरीदेगा। हम्म। वो 10,20,000 का प्लॉट खरीदेगा। क्यों? क्योंकि प्लॉट 10 लाख का था और उसने 20,000 रुपया कमीशन एजेंट को दिए। तो कमीशन एजेंट ने दोनों तरफ से जो है वो पैसे कमा लिए। और दो बाकी लोग थे उनकी जरूरत पूरी हो गई। एक प्लॉट बिकना था तो उसका बिक गया, एक ने खरीदना था उसने खरीद लिया। ठीक है। अब ये जो 9,80,000 रुपये था, ये हमारे पास जो प्राइस थी ये बिड प्राइस थी। ठीक है। यानी कि कमीशन के पैसे निकाल के जो प्राइस होती है उसे बिड प्राइस कहते हैं। और जो कमीशन के पैसे निकाल के यानी कि डाल के जो प्राइस होती है खरीदने वाले की, उसे आस्क प्राइस कहते हैं। ठीक है। ट्रेडिंग की जुबान में। अब ट्रेडिंग में क्या होता है? ट्रेडिंग में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, बाय और सेल। ठीक है। अब बाय और सेल के अंदर अ, हमें जो प्राइस जो करंट चल रही होती है वो शो हो रही थी, लेकिन जब हम बाय या सेल करते हैं तो ब्रोकर जो है वो अपना कमीशन काटता है। ठीक है। हर ट्रेड के ऊपर वो अपना कमीशन चार्ज करता है। क्यों? क्योंकि वो आपको रियल मार्केट के साथ कनेक्ट कर रहा है, जहाँ पे और ज्यादा बायर्स और सेलर्स बैठे हुए हैं, जिनके अगेंस्ट आप जो है वो अपने ट्रेड लगा सकते हो। बाय की ट्रेड तब लगती है जब दूसरी तरफ सेल की ट्रेड लगी हुई हो। ठीक है। और यानी कि सादा लफ्जों में, कोई खरीदता तब है जब कोई बेचने वाला हो। या फिर कोई बेचता तब है जब कोई खरीदने वाला हो। जब कोई खरीदार ही नहीं होगा तो बेचने वाले को नुकसान है। अगर कोई बेचने वाला नहीं होगा तो खरीदार को नुकसान। ठीक है। तो ये सिंपल सी फिलोसफी है। यहाँ पे बेटे और आज का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। वो ये कि आप जब बिजनेस के अंदर आते हैं, ट्रेडिंग के, आपके पास आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है, उसमें आपके पास हर करेंसी पेयर के डिफरेंट प्राइस चल रही होती है। ठीक है। आपके पास नीचे बाय और सेल के दो बटन भी होते हैं। अब जो करंट प्राइस चल रही है, आप जब ट्रेड लेते हैं तो उस प्राइस पे ट्रेड नहीं लगती, कमीशन कट के आपकी ट्रेड लगती है। अगर आप सेल की ट्रेड लेंगे तो हम कहेंगे इसने बिड किया है। ठीक है। अगर हम बाय करेंगे तो हम कहेंगे इसने आस्क किया है। ठीक है। यानी कि आस्क प्राइस वो प्राइस होती है जिस जो कमीशन कटने के बाद लागू होती है। ठीक है। और बिड प्राइस भी वो प्राइस होती है जो कमीशन कटने के बाद लागू होती है। तो बिड और आस्क का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा अब तक। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज पॉइंट एंड पिप इन परसेंटेज? ठीक है। पॉइंट इन परसेंटेज, पिप का मतलब होता है पॉइंट इन परसेंटेज। अब ये दो कंसेप्ट है पॉइंट और पिप के। अगर हमारी बात करें, हम जिस कंसेप्ट को लेके चलते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो कुछ इस तरह का है। ये आप मेरे माउस को फॉलो कीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ग्रीन और रेड। हमारे पास कोई भी प्राइस होती है ना ट्रेडिंग के अंदर, तो वो प्राइस कुछ इस तरह लिखी होती है, पॉइंट के बाद भी हिंसे होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे सामने पेयर है यूरो यूएसडी का। ठीक है। 1.1768 ये इसकी करंट प्राइस है। ठीक है। अब इसके जो अंदर जो है कल को हमने ट्रेड करनी है, तो उस ट्रेड के अंदर हम जब अपना पैसा डालते हैं तो हम कितना पैसा मार्केट में लगा रहे हैं हमें इन पिप और पॉइंट से पता चलता है। अच्छा, ये पिप का कंसेप्ट आप समझ लीजिएगा। अगर आप पहले से ट्रेडिंग को जानते हैं तो आपको आइडिया होगा कि आप डिफरेंट ग्रुपों में देखते होंगे कि लोग सिग्नल डाल रहे होते हैं, और फिर जब वो रिजल्ट डालते हैं, जैसे आज वो काशा भाई ने भी अपनी कम्युनिटी में रिजल्ट डाला और बोला कि आज हमने 50 पिप विन किए हैं। ठीक है। गेन गेन लिखा हुआ था, गेन के साथ लिखा हुआ था 50 पिप, यानी कि 50 पिप हमने मार्केट में से प्रॉफिट में उठाए हैं। अब वो पिप होते क्या है? ठीक है। और पिप का ताल्लुक पॉइंट के साथ क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। किसी भी करेंसी का सबसे जो लास्ट वाला डिजिट होगा, सबसे लास्ट वाला, इसे हम कहते हैं पॉइंट। ठीक है। रेड कलर का जो आपको नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं पॉइंट। अब पॉइंट जो है ना, जब ये लास्ट डिजिट है, ये जब इंक्रीज करेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ये 8 से 9 होगा। ठीक है। तो हम कहेंगे कि मार्केट एक पॉइंट ऊपर चली गई। ठीक है। अगर ये 8 से 7 होगा तो हम कहेंगे मार्केट जो है वो एक पॉइंट से नीचे आ गई। यानी कि एक पॉइंट मार्केट नीचे की तरफ मूव कर गई। तो ये जो लास्ट वाला डिजिट होता है इसे हम कहते हैं पॉइंट, किसी भी करेंसी का। और जो सेकंड लास्ट डिजिट होता है इसे हम कहते हैं पिप। यानी कि एक पिप जो होता है वो 10 पॉइंट के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे ये 8 लिखा हुआ है रेड कलर का, इसकी जगह पे होता 0। ठीक है। 0 होता रेड कलर का। तो मैं क्या करता कि अब इसको इंक्रीज करता 1 बाय 1। 0 से जाता 1 यानी कि एक पॉइंट बढ़ गया, 1 से 2 यानी कि 2 पॉइंट बढ़ गए, 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 पॉइंट बढ़ गए। जैसे ही 10वां पॉइंट बढ़ेगा, ये जो 6 था ये 6 से चेंज होके 7 हो जाएगा। ठीक है।
तो 10 पॉइंट जो है वो एक पिप के बराबर होते हैं, और एक पिप क्या होता है, जो सेकंड लास्ट डिजिट होता है, जो ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है। ठीक है। अब जब ये 6 से 7 होगा तो हम कहेंगे मार्केट एक पिप ऊपर चली गई। 7 से 8 होगा, हम कहेंगे एक पिप और ऊपर चली गई। यानी कि इधर 6, अगर 6 से 9 होते हैं हम कहेंगे मार्केट 3 पिप ऊपर चली गई। समझ रहे हैं? तो इस तरह जो है वो पिप्स कैलकुलेट होते हैं ट्रेडिंग के अंदर। आपको जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा होता है वो इन पिप्स की पॉइंट बेस के ऊपर हो रहा होता है, कि आप कितने पिप जो है वो मार्केट में या तो प्रॉफिट करके बैठे हैं, या कितने पिप जो है वो आप लॉस करके बैठे हैं। पिप क्या होते हैं? सेकंड लास्ट डिजिट को कहते हैं, इसके मूव होने को पिप कहते हैं। अगर ये 6 से 7 होगा तो एक पिप मार्केट ऊपर चली गई, अगर 6 से 5 होगा तो मतलब एक पिप मार्केट जो है वो नीचे आ गई है। इसको थोड़ा आगे जाके मैं समझाता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे जो हमारा रिस्क होता है, कि हम ट्रेडिंग में अगर पैसा लगा रहे हैं तो हमारा कितना रिस्क लग रहा है, उस रिस्क को हम कहते हैं लोड साइज। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 4 तरह की लोड साइजेस होती हैं। एक हमारे पास है मिनी सॉरी नैनो लोड साइज 0.001। ठीक है, यानी कि 2 दफा 0 फिर 1 पॉइंट के बाद। फिर है माइक्रो 0.01। फिर है मिनी 0.1, और फिर है स्टैंडर्ड लोड यानी कि पूरी 1। ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड लोट है ये हमारा सबसे हाईएस्ट रिस्क है, और जो नैनो है ये सबसे लोएस्ट रिस्क है। ठीक है। 1 मिनट। हाँ जी। अब मार्केट के अंदर जब आप डिफरेंट ब्रोकर्स पे काम करते हैं या डिफरेंट ब्रोकर्स को स्टडी करते हैं और वहाँ पे अपने डिपॉजिट करके कंटिन्यू करना शुरू करते हैं ट्रेडिंग को, तो आपको एक चीज़ समझ में आती है कि नैनो जो लोड साइज है ये ब्रोकर्स ने अब देना बंद कर दी हुई है। यानी कि नैनो लोड साइज आपको मार्केट में नजर ही नहीं आएगी, बहुत कम। हम्म। लेकिन फिर भी मैं इसको आपको समझा दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है। अब जो है ना वो मिनिमम रिस्क जो होता है वो 0.01 का होता है, जिसे हम माइक्रो लोट कहते हैं। मीडियम रिस्क होता है 0.1 का, जिसे हम मिनी लोट कहते हैं। हाई रिस्क होता है 1.0 का, या सिर्फ 1 भी कह लें, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड लोट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, एक स्टैंडर्ड लोट के ऊपर, ठीक है, एक स्टैंडर्ड लोट जब हम कोई ट्रेड लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने बाय की ट्रेड ली। ठीक है। हमने बाय की ट्रेड ली और 1.0 हमने स्टैंडर्ड लोट सेलेक्ट करके ट्रेड ले ली। ठीक है, तो हमें $10 पर पिप प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है। यानी कि पीछे आते हैं वापस। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास पिप जो था वो सेकंड लास्ट डिजिट था। अगर हम स्टैंडर्ड लोट लेते हैं यहाँ पे, तो 6 से जब 7 होगा तो हमें जो है वो $10 का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि एक पिप के बदले में हमें $10 का प्रॉफिट होगा। अगर ये 6 से 5 हो जाएगा तो हमें $10 का लॉस हो जाएगा। ठीक है। मिसाल के तौर पे आपका $100 का अकाउंट है, उस पर आप स्टैंडर्ड लोट लेते हैं, तो उस पे एक पिप मूव होने पे पॉइंट का तीसरा हिस्सा या सेकंड लास्ट हिस्सा आप क्या लें, क्योंकि डिफरेंट करेंसीज में पॉइंट के बाद 2 हिस्से होते हैं, डिफरेंट में पॉइंट के बाद 4 हिस्से होते हैं। हमने लास्ट और सेकंड लास्ट देखना है, चाहे वो इधर वाला हो चाहे वो इधर वाला हो। ठीक है। तो एक पिप मूव होने के ऊपर हमें $10 का या तो प्रॉफिट होगा अगर मार्केट हमारे हक में जाती है, या फिर $10 का हमें लॉस होगा एक पिप के मूव होने पे अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाती है। अच्छा, यहाँ पे ना एक कंसेप्ट समझने की जरूरत है। मार्केट में आप ये चीज माइंड में रखिएगा कि जब आप बाय करते हैं तो मार्केट की प्राइस ऊपर जाने पे आपको फायदा होता है और नीचे आने पे आपको नुकसान होता है। ठीक है। इसी तरह अगर मार्केट की प्राइस जो है वो आप सेल की ट्रेड के अंदर देखते हैं, अगर आप सेल करते हैं तो सेल में मार्केट की प्राइस नीचे जाने पे आपको फायदा होता है, ऊपर जाने पे नुकसान होता है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? इसकी छोटी सी एग्जांपल दूंगा रियल गोल्ड की, जो आपको दुकानों पे सोना मिलता है। आप जब उसे खरीदते हैं, खरीदने के बाद उसका रेट ऊपर जाता है तो आपको फायदा होता है, नीचे गिर जाते हैं तो आपको नुकसान होता है। ठीक है। इसी तरह जो दुकानदार होता है, ठीक है, वो आपको पीछे से जिस भी मर्जी रेट पे ले ले, अगर वो आपको बेच देता है, बेचने के बाद उसका रेट गिर जाए तो दुकानदार को फायदा आपको नुकसान है। अगर उसके बाद उसका रेट बढ़ जाए तो दुकानदार को नुकसान आपको फायदा है। समझ रहे हैं? तो इस तरह कुछ होता है। तो मार्केट के अंदर जब आप बाय या सेल करते हैं तो प्राइस ऊपर नीचे होने पे आपको प्रॉफिट या लॉस होता है। बाय पे मार्केट ऊपर जाने पे फायदा होता है और सेल में मार्केट नीचे आने पे फायदा होता है। अब ये स्टैंडर्ड लॉट 1.0 जब हम यूज करते हैं तो एक पिप के मूव होने पे हमें $10 का प्रॉफिट या लॉस होता है, एक पिप के मूव होने पे। इसी तरह अगर हम मिनी लोट लेते हैं 0.1 की, जो आज काशा भाई ने ली हुई थी, तीन तीन 0.1 0.1 0.1 तीन ट्रेड्स ली हुई थी इन्होंने।
अब 0.1 पे क्या होता है कि $1 जो है वो पर पिप के हिसाब से आपको प्रॉफिट होता है। ठीक है, यानी कि एक पिप मूव करने पे आपको $1 का प्रॉफिट या $1 का लॉस होगा। ठीक है, आप 0.1 की जितनी मर्जी लगा लें, अगर यहाँ पे 0.2 होगी, हम कहेंगे $2 का प्रॉफिट पर पिप। ठीक है, यानी कि $2 पर पिप प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर 0.3 होगी तो $3 पर पिप होगा। ठीक है, आपको आई होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा। फिर है माइक्रो लोट। इस पे 10 सेंट का प्रॉफिट होता है या लॉस होता है एक माइक्रो लोट लेने के ऊपर। पिप का कंसेप्ट आपको समझ आ गया, सेकंड लास्ट डिजिट। इसके मूव होने पे हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, हम इसको पिप्स में कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम जो है वो लोड साइजेस को देखते हैं, ये हमारा रिस्क होता है कि हम कितना रिस्क ले रहे हैं, अपना कितना पैसा मार्केट में डाल रहे हैं, और मार्केट की मूवमेंट की बेस के ऊपर हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा होता है। ठीक है, सेंट्स की बात करते हैं। सेंट्स बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे रुपए में पैसे होते हैं ना, ₹1 में 100 पैसे होते हैं, इसी तरह $1 में 100 सेंट होते हैं। तो 0.01 के लोड साइज के ऊपर आपको 10 सेंट का प्रॉफिट या लॉस हो रहा होता है। यानी कि एक पिप के ऊपर आपको 10 सेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। जब ये 10 पिप हो जाएगा तो आपको $1 का प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, 10 पिप पे एक $1 का प्रॉफिट या लॉस, और सिर्फ एक पिप के ऊपर आपको 10 सेंट का प्रॉफिट या लॉस हो रहा होता है। ये चार्ट आपके सामने है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें, आपकी मर्जी है। अदरवाइज कहेंगे तो दोबारा भी समझा दूंगा, ना समझ आई हो तो। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास स्प्रेड और कमीशन, लेवरेज और मार्जिन। ठीक है, स्प्रेड और कमीशन एक ही नाम है, इसको स्प्रेड कहें या कमीशन कहें। ट्रेडिंग की जुबान में ज्यादा ही इसको स्प्रेड कहा जाता है। स्प्रेड बेसिकली वो कमीशन है जो ब्रोकर जो है वो चार्ज करता है। अगर आप इस जगह पे देखें, आस्क और बिड प्राइस, बाय या सेल के बीच में जो कमीशन चार्ज करता है, जैसे वो प्रॉपर्टी डीलर चार्ज करता है, ऐसे जो ब्रोकर ये चार्ज करता है, इसे हम स्प्रेड कहते हैं या कमीशन कहते हैं। ठीक है, ब्रोकर का काम ये है आपको रियल मार्केट के साथ कनेक्ट करना, क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी है, आपके पास पैसा कम है, आप डायरेक्ट मार्केट में जा नहीं सकते। डायरेक्ट मार्केट को अप्रोच करने के लिए आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ, आपके पास पैसा जो है वो कम से कम एक बैंक जितना होना चाहिए, कि जितना एक बैंक के पास होता है। और बैंक से मुराद कोई ब्रांच नहीं है, बैंक से मुराद पूरी पाकिस्तान के अंदर जितने बैंक हैं एक ही नाम के, उन सब की जितनी वर्थ होगी उतनी वर्थ आपकी होनी चाहिए। फिर आप रियल मार्केट में अप्रोच कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ब्रोकर्स की जरूरत पड़ेगी। और ब्रोकर जो है वो आप सोर्स बनते हैं आपको रियल मार्केट के साथ कनेक्ट करने का। और कनेक्ट करने के बाद आपसे जो चार्ज करते हैं वो कमीशन चार्ज करते हैं आपकी हर ट्रेड के ऊपर, उसे हम स्प्रेड का नाम देते हैं। नेक्स्ट है लेवरेज। लेवरेज हमारे लिए बेसिकली सहारे के तौर पे काम करता है। लेवरेज का मतलब सहारा होता है, सपोर्ट देना होता है, हेल्प करना होता है, उठाना होता है, कंधा देना, मुख्तलिफ मतलब है इसके। लेवरेज जो ट्रेडिंग के अंदर इस्तेमाल होती है वो ये होती है कि लेवरेज का बेसिक मतलब ये होता है कि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप जेन्युइनली किसी करेंसी को परचेज कर सको, या किसी पेयर को, या किसी मेटल को परचेज कर सको। मिसाल के तौर पे आज की डेट में $3640 का गोल्ड चल रहा है। ठीक है, $3660 का गोल्ड चल रहा है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 10 लाख रुपए बनते हैं। ठीक है, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि आपको गोल्ड की ट्रेड लेने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए होंगे, और वो भी सिर्फ एक ट्रेड ले पाएंगे आप। तो उसमें भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा अल्लाह जानता है। हाँ, बट लेवरेज जो है ये आपको ब्रोकर की तरफ से मिलती होती है। 1:500 जो है ना वो अ, किसी भी ब्रोकर की डिफॉल्ट लेवरेज होती है। हर ब्रोकर की डिफरेंट भी होती है, बट डिफॉल्ट जो होती है 1:500 होती है। अब इसमें क्या होता है कि आप छोटे फंड पे भी ट्रेड कर सकते हो बड़ी करेंसीज के अंदर, सिर्फ लेवरेज की वजह से। यानी कि अगर $1 आप डालेंगे तो आपके साथ $500 जो है वो ब्रोकर डालेगा मार्केट में। आपने गोल्ड की ट्रेड ली, अब आपके पास टोटल $10 है। ठीक है, अब गोल्ड है $3640 का। हाँ, हम इसको राउंड फिगर करते हैं, हम कहते हैं $3000 का, या $3500 कह देते हैं। अब $3500 का जो है वो गोल्ड है, और आपके पास है $100। अब $100 से $3500 वाली चीज तो नहीं खरीदी जा सकती जब तक उसकी वर्थ जो है, या आपकी वर्थ जो है वो $3500 से ज्यादा ना हो। तो वो ज्यादा वर्थ बनाने के लिए ब्रोकर जो है वो आपको सहारा देता है, लेवरेज प्रोवाइड करता है। और इस लेवरेज की बेस पे आप एक छोटे फंड के साथ किसी भी बड़ी करेंसी में ट्रेड कर सकते हो। ये जो सहारा होता है इसे लेवरेज का नाम कहते हैं, इसको लेवरेज कहते हैं बेसिकली। ये 1:500 होती है मोस्टली, यानी कि अगर $1 आपका है तो $500 ब्रोकर ऐड करता है अपने किसी भी करेंसी पेयर के अंदर ट्रेड करने के लिए। इसी तरह अगर आपको प्रॉफिट होता है तो ब्रोकर को भी प्रॉफिट होता है। फिर मार्जिन। मार्जिन बेसिकली ये होता है कि ये परसेंटेज होती है कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल $100 का अकाउंट है, इसमें जो है वो आप कितनी ट्रेडें ले सकते हो,
कितनी ट्रेडें आपकी चल रही हैं, पीछे कितनी ट्रेडें इस फंड के ऊपर आप मजीद ले सकते हो, इसको जो है वो मार्जिन कहते हैं, जो परसेंटेज के अंदर आपको नजर आ रहा होता है अपने अकाउंट्स के अंदर, कि आपका फॉर एग्जांपल मार्जिन था 1 लाख का, और यानी कि आपके पास आपने डिपॉजिट $100 किया हुआ है, 30,000 रुपये, लेकिन आप 1 लाख रुपए तक की ट्रेड कर सकते हो। उसमें से अगर आप 10,000 की ट्रेड करते हो तो मार्जिन आपको ये बताता है कि आपने 10% फंड को ट्रेडिंग में डाल दिया, 90% फंड अभी भी पीछे पड़ा हुआ है जिसे आप ट्रेड में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज को कहते हैं मार्जिन। अब मार्जिन कुछ इस तरह का होता है, एग्जांपल देते हैं, 1:1 फॉर एग्जांपल लेवरेज है। तो $1 लाख आपको चाहिए होगा $1 लाख के पेयर्स के अंदर ट्रेड करने के लिए। मिसाल के तौर पे गोल्ड की प्राइस $1 लाख है, अगर लेवरेज 1:1 हो तो आपको $1 लाख चाहिए होगा $1 लाख की करेंसी के ऊपर ट्रेड करने के लिए, गोल्ड के ऊपर ट्रेड करने के लिए। ठीक है। इसी तरह अगर लेवरेज हो 1:2, तो अगर आपके पास जो क्या कहते हैं करेंसी जो है उसकी कीमत अगर $1 लाख है, तो आप $50,000 के डिपॉजिट के ऊपर $1 लाख पे जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे, वैसे लेवरेज 1:500 ही मिलती है। तो मैं यहाँ पे फिर भी समझा देता हूँ। 1:5 का मतलब ये होता है कि $2,000 के फंड के ऊपर आप $1 लाख के फंड के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। 1:100 का मतलब ये होता है $1,000 के फंड के ऊपर $1 लाख के फंड के ऊपर, पेयर के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। 1:200 का मतलब ये होता है कि $500 आपके पास अगर है तो आप उससे $1 लाख की ट्रेडें ले सकते हो। ठीक है। और अगर 1:400 है तो $250 के अमाउंट के ऊपर आप $1 लाख की ट्रेडें ले सकते हो। और इसी तरह अगर 1:500 हो तो $200 की ट्रेड की, $200 के डिपॉजिट के ऊपर, जो पाकिस्तानी 60,000 रुपये बनते हैं, आप इससे जो है वो $1 लाख की ट्रेड ले सकते हो। और $1 लाख पाकिस्तानी कितना बनता है? 3 करोड़ बनता है। 3 करोड़ रुपए की आप ट्रेड ले सकते हो सिर्फ 60,000 रुपए से। तो ये जो है ना, ये सारा लेवरेज की वजह से पॉसिबल है। और मार्जिन जो है वो हमें ये चीज़ें बता रहा होता है कि आपने जो है वो कितने फंड को इस्तेमाल कर लिया हो, और बाकी के फंड के साथ आप कितनी मजीद ट्रेड ले सकते हो, इस चीज़ को मार्जिन कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइप ऑफ ऑर्डर्स। मार्केट एग्जीक्यूशन ऑर्डर, क्योंकि ये मैनुअल ट्रेडिंग है, यहाँ पे आपके जो है ना वो आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं, बाय और सेल। बाय और सेल जो है ना वो आपका करंट प्राइस के ऊपर एक्टिवेट होता है, यानी कि जैसे ही आप बाय के बटन पे क्लिक करेंगे आपकी ट्रेड लग जाएगी, जैसे सेल के बटन पे क्लिक करेंगे आपकी ट्रेड लग जाएगी। ये हमारा मार्केट एग्जीक्यूशन ऑर्डर है, जो ऑन द स्पॉट ट्रेड लग जाती होती है। उसके बाद हमारे पास है पेंडिंग ऑर्डर। ये हमारे पास 6 तरह के होते हैं। हम जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। सबसे पहले है टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट एक ऐसी ट्रेड होती है जिस पे आप प्राइस सेट करते हो। मिसाल के तौर पे आपके पास है ₹10। आपने कहा कि मैं जो है ना वो ₹10 की कोई चीज़ परचेज कर रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे उसमें प्रॉफिट हो। अब आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, तो आपने 16 के रुपए के ऊपर जो है ना एक लिमिट लगा देते हैं कि जैसे ही इसका प्रॉफिट 16 पे जाए मेरी ट्रेड अपने आप बंद हो जाए। ठीक है। यानी कि मैं सिर्फ $6 का प्रॉफिट लेना चाह रहा हूँ, मुझे ज्यादा वो शौक नहीं है कि मैं बैठा इंतजार करता रहूँ। इसी तरह जो स्टॉप लॉस होता है, ये एक ऐसी ट्रेड होती है जिसके अंदर आप अपना एक लॉस सेट करते हैं कि अगर मुझे इस ट्रेड में लॉस हो तो मैं इतना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ। ठीक है। ₹10 की चीज थी, ₹16 का आपने टेक प्रॉफिट रख दिया, जिसे टीपी भी कहते हैं। टेक प्रॉफिट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसा पॉइंट जहां तक आप प्रॉफिट लेना चाह रहे हो, तो वहां पे जाके ट्रेड अपने आप क्लोज हो जाएगी। तो स्टॉप लॉस जो एसएल होता है, अब जैसे ₹10 की चीज थी, 16 का आपने टीपी रखा, ₹8 का आपने जो है वो रख दिया एसएल, कि अगर मुझे लॉस हो तो ₹2 का हो, यानी कि 10 से प्राइस अगर गिर के 8 पे आती है तो अपने आप मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए। और अगर 10 से ऊपर जाके 16 पे जाती है तो 16 पे अपने आप क्लोज हो जाए। यानी कि मैं रिस्क डिसाइड करता हूँ कि अगर मुझे लॉस होगा तो ₹2 का होगा, और प्रॉफिट होगा तो मुझे ₹6 का होगा। इस चीज को जो है वो पेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। आप हर ट्रेड के ऊपर अपनी मर्जी का लॉस और प्रॉफिट सेट कर सकते हो। ये मकसद इसका यही होता है कि अगर आप बिजी हैं या आपको लगता है कि आप मसरूफ हो जाएंगे, तो आप जो है वो कोई भी ट्रेड लेते हैं, उस पे अपना लॉस सेट करते हैं कि मैं इतना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, इतना मुझे प्रॉफिट चाहिए। आप वो रेंजेस लगा के आप अपना मोबाइल बंद करके भी रख देंगे ना अपने पास, तो जैसे ही मार्केट दोनों में से किसी भी प्राइस पे जाएगी, अगर लॉस में जाएगी तो एसएल वाले पॉइंट पे जाकर ट्रेड अपने आप बंद हो जाएगी, और अगर टीपी पे जाएगी तो प्रॉफिट वाले पॉइंट पे जाकर ट्रेड अपने आप बंद हो जाएगी।
इससे आप अपने कामों को भी कर सकते हैं और पीछे आपकी ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा आप लॉस में है या प्रॉफिट में। अगर लॉस है तो ज़्यादा लॉस से आप बच गए, थोड़ा लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ है तो आपने लॉस की निस्बत 3 गुना ज़्यादा मुनाफा कमा लिया, सिंपल। तो ये हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, ये आपको समझ आ गया होगा। आगे ये चार चीज़ें, बाय स्टॉप, बाय लिमिट, सेल स्टॉप, सेल लिमिट। आप एनालाइज करते हैं, आप अंदाजा लगाते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि मार्केट इस प्राइस तक जाएगी। ठीक है, कोई भी रैंडम प्राइस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड चल रहा है 3500 के ऊपर, और आपको लगता है कि गोल्ड जो है वो 3600 तक जाएगा। ठीक है, और 3600 पे जैसे ही ये पहुंचेगा ये फिर और ऊपर चला जाएगा। तो हम वहां पे जो ट्रेड लगाते हैं वो बाय स्टॉप होती है। ये बाय स्टॉप क्या होता है? करंट प्राइस से ऊपर जो आप ट्रेड लगा देते हो पहले ही एडवांस में। मिसाल के तौर पे आप गोल्ड की प्राइस 3500 चल रही है, आपने 3600 के ऊपर एक बाय की ट्रेड लगा दी, लेकिन वो ट्रेड आपकी चल नहीं रही क्योंकि प्राइस तो 3500 पे है। लेकिन जैसे ही वो प्राइस ऊपर, जैसे ही उस 3600 तक पहुंचेगी, तो आपकी अपने आप बाय की ट्रेड लग जाएगी। इस चीज को कहते हैं बाय स्टॉप। ठीक है, यानी कि करंट प्राइस से ऊपर अगर बाय की ट्रेड लगाई जाए तो इसे बाय स्टॉप कहते हैं। ठीक है, और बाय लिमिट क्या होता है कि अगर करंट प्राइस से नीचे आप बाय की ट्रेड लगाते हो, आपने कहा कि यार 3500 पे गोल्ड है, ये 3400 पे आएगा, 3400 से और नीचे चला जाएगा, तो मैं 3400 पे एक बाय लिमिट लगा देता हूँ कि जैसे ही मार्केट नीचे 3400 पे आएगी तो 3400 से ऑटोमेटिकली मेरी बाय की ट्रेड लग जाएगी। वहां से मार्केट ऊपर आने के चांसेस है, तो उसे हम कहेंगे बाय लिमिट। यानी कि करंट प्राइस से ऊपर अगर हम कोई ट्रेड लेते हैं तो उसे बाय स्टॉप कहते हैं। करंट प्राइस से नीचे अगर जो हम ट्रेड लेते हैं उसे हम बाय लिमिट कहते हैं। इसी तरह सेल स्टॉप और सेल लिमिट, कि करंट करंट प्राइस से ऊपर अगर हम कोई सेल की ट्रेड लेते हैं तो उसे हम सेल स्टॉप कहते हैं। करंट प्राइस से नीचे अगर सेल की ट्रेड लेते हैं तो उसे सेल लिमिट कहते हैं। ठीक है, ये हमारे टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स आ जाते हैं, ये हमें क्लियर हो गया होगा ये ऑल्सो। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ चार्ट्स हैं, कि पुराने वक्तों में चार्ट कुछ इस तरह होता था कि इस तरह लाइन दिखती होती थी। जैसे दिल की लाइन चल रही होती है, ऐसे लाइन होती थी, पहले चार्ट इस तरह होते थे। फिर अपडेट हुए, फिर बार चार्ट में आ गए, कुछ इस तरह चार्ट शो होते थे। फिर नेक्स्ट जब गए तो आज के टाइम पे चार्ट हमें कुछ इस तरह नजर आते हैं जिसमें हमें रेड और ग्रीन कलर की कैंडल्स नजर आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रेडिंग के चार्ट होते हैं। इन चार्ट की बेस के ऊपर हम एनालाइज करके आगे मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ, इस चार्ट को देख के हमें समझ आता है। फिर उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ कैंडल, आपका जो ये चार्ट बना होता है ये कैंडल से बना होता है। अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा हो, ये देखें एक ही कैंडल अलग अलग आपको नजर आ रही है। ठीक है, अब ये कैंडल कैसी होती है ये मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ अ कैंडल, एक कैंडल बनती है तो क्यों बनती है? दो तरह की कैंडल्स होती हैं। एक हमारे पास बुलिश कैंडल होती है, एक हमारे पास बियरिश कैंडल होती है। जो कैंडल ग्रीन कलर की होगी, ठीक है, वो हमें इंडिकेट करेगी कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, ग्रीन कैंडल का मतलब है मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, इसे हम कहेंगे बुलिश कैंडल। ठीक है, और जो रेड कलर की कैंडल होगी इसका मतलब ये होगा कि मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, इसे हम कहेंगे बेरिश कैंडल। ठीक है, अब ये कैंडल का जो बीच बीच वाला हिस्सा है ये रेड कलर का या ग्रीन कलर का, इसे हम बॉडी कहते हैं। ठीक है, और जो ऊपर वाली बारीक डंडियां सी बनी हुई हैं इसे हम विक भी कहते हैं, शेडो भी कहते हैं, बार भी कहते हैं। ठीक है, मोस्टली इसे विक कहा जाता है, अब बार भी कहा जाता है, शेडो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जो विक होती है, ये विक बेसिकली हमें बताती है कि प्राइस यहाँ तक गई थी इतनी ऊपर तक, फिर वापस नीचे आ गई, या प्राइस जो है वो इतनी नीचे तक गई थी फिर वापस ऊपर आ गई। ये जो है ना, ये लाइंस हमें ट्रेड की, सॉरी, कैंडल की जो है वो हिस्ट्री बता रहे होते हैं। अब रेड कलर की कैंडल ऊपर से ओपन होती है, नीचे क्लोज होती है। जाहिर सी बात है, रेड कलर की कैंडल है, ऊपर ओपन होगी नीचे क्लोज होगी, इसका मतलब ये है ना मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है। और जो ग्रीन कलर की कैंडल है वो नीचे से ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है, यानी कि मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है। आपको अंदर के एरो से भी समझ आ रहा होगा। अच्छा, ये कैंडल बनती क्यों है? इसको समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको ये समझना होगा कि इस टाइम दुनिया के अंदर कितने लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तकरीबन 2.5 अरब लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। उसमें बायर्स भी मौजूद हैं, उसमें सेलर्स भी मौजूद हैं। तो जो लोग तादाद में ज्यादा होते हैं, जो ज्यादा पैसा जिस ट्रेड में लगाते हैं, या तो बाय में या सेल में, तो मार्केट उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। अगर मार्केट में बाय करने वाले ज्यादा हैं तो ऑटोमेटिकली प्राइस ऊपर चली जाएगी। अगर मार्केट में बेचने वाले ज्यादा हैं तो प्राइस नीचे आ जाएगी। इसकी सादा सी एग्जांपल दूंगा, लोकल एग्जांपल है बट समझ आएगी। कि आप मंडी में जाते हैं, आपको किसी दुकान पे कोई टमाटर नजर नहीं आते, लेकिन आपको खाना बनाने के लिए टमाटर चाहिए, यानी कि टमाटर मार्केट में मौजूद नहीं है।
लेकिन आपको टमाटर खरीदने हैं। हाँ, तो चूंकि आप खरीदने वाले हैं, लेकिन मार्केट में टमाटर तो मौजूद ही नहीं है, बेचने वाले हैं नहीं, खरीदने वाले ज्यादा हैं, तो ऑटोमेटिकली टमाटर का रेट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जी मार्केट में शार्ट हुआ हुआ है, इसलिए महंगा हो गया। हाँ, इसी तरह आप जाते हो कि हर दुकानदार टमाटर रख के बैठा हुआ है, लेकिन आपको टमाटर की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो इसलिए बेचने वाले ज्यादा हैं, खरीदने वाले कम है, तो ऑटोमेटिकली टमाटर का रेट गिर के नीचे आएगा। लोग मुट्ठा मुका के बेच रहे होंगे कि यार ले जो, बस मेरे से जान छुड़वा दो मेरी टमाटर से, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल दी है। तो इसी तरह होता है कि जब मार्केट में बायर्स ज्यादा होते हैं तो प्राइस ऊपर चली जाती है, जब बेचने वाले ज्यादा होते हैं तो प्राइस नीचे आ जाती है। ये जो हमारे पास कैंडल शो हो रही होती है, ये बेसिकली हमें बता रही होती हैं कि इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है। तो समझदारी का असूल यही है कि अगर आप ताकतवर के साथ खड़े होंगे तो आप जीत जाएंगे, अगर आप जो है वो कमजोर के साथ खड़े होंगे तो हारने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ना, समझदारी दुनियादारी के अंदर आपके लिए यही है। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी नज़र में सबसे ताकतवर कौन है? वो अल्लाह ताला की ज़ात है। तो ऐसे पॉइंट के अंदर अगर हम अल्लाह ताला की साइड पे होंगे तो हम एट द एंड विनिंग सिचुएशन में हैं, ठीक है। और अगर जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं भी देखते तो आज के टाइम पे जोन से मुल्क ज़्यादा बड़ी सुपर पावर्स हैं, और जोन से मुल्क उनके साथ अटैच होते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली उनकी पावर भी बढ़ जाती होती है। तो पावरफुल के साथ खड़े होने से आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और कमज़ोर के साथ खड़े होने से आपके हारने के चांसेस बढ़ जाते होते हैं। ये आपकी जो है ना वो ओवरऑल रियलिटी है। और इसी तरह ही जो है ना ये कैंडल्स फॉर्म होती है और हमें बताती है कि इस टाइम पावरफुल कौन है। अगर कैंडल ग्रीन बन रही है और आप बेचने वाले हो तो आपको नुकसान होगा, अगर कैंडल रेड बन रही है तो आप खरीदने वाले हो तो आपको नुकसान होगा। इसी तरह कैंडल रेड है और आप ही बेचने वाले हो तो आपको फायदा है, कैंडल ग्रीन है और आप खरीदने वाले हो तो आपको इस चीज़ में भी फायदा है, ठीक है। ये आज की ओवरऑल क्लास थी। इसमें आखिरी कंसेप्ट ये टाइम फ्रेम का है। टाइम फ्रेम हमारे पास मुख्तलिफ होते हैं, मिनट्स के, आवर्स के, डेली के, वीकली, मंथली, सारे। कि आप किसी भी टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने चार्ट को देख सकते हैं। टाइम फ्रेम का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ तो मेरी जो हर कैंडल बनेगी वो 5 मिनट बाद बनेगी, यानी कि हर 5 5 मिनट के बाद एक नई कैंडल बनेगी। इसी तरह मैं अगर 1 मिनट के हिसाब से देखता हूँ तो हर 1 मिनट के बाद नई कैंडल बनेगी। डेली के हिसाब से देखता हूँ, यानी कि डेली के अंदर हमारे पास एक दिन आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो एक दिन के हिसाब से देखेंगे तो एक कैंडल हमारी एक दिन में जाके बनेगी। तो ये टाइम फ्रेम हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से टाइम फ्रेम को लेके चलते हैं। हमें जल्दी कमाने हैं, हमें देर से कमाने हैं, हमने इंतज़ार करना है, या हमें हमारे पास टाइम नहीं है। हर लिहाज से आपके पास टाइम फ्रेम अवेलेबल होता है ट्रेडिंग में। आप किसी भी टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये आज की ओवरऑल क्लास थी। इस हवाले से आपका कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप पूछ लो। अगर लॉस होगा तो ब्रोकर को भी लॉस होता है? नहीं, ब्रोकर को लॉस नहीं होता। ब्रोकर को नहीं होता, लिक्विडिटी प्रोवाइडर को लॉस होता है। आपको जो लेवरेज मिलती है, लेवरेज के ऊपर आई थिंक सो आपका सवाल है कि आपको जो लेवरेज मिल रही है उसमें लॉस भी होगा। जी जी बिल्कुल होता है भाई। मजीद किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। अमीर हमजा भाई, आपका कोई और सवाल हो या किसी और का कोई और सवाल हो तो पूछ लें। चलें ठीक है, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर मीटिंग एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अगर रेड कैंडल डाउन जाए तो सेलर को प्रॉफिट होगा या बायर को? देखिए जी, रेड कैंडल बनती ही तब है जब मार्केट डाउन जा रही हो, तो सेलर को प्रॉफिट होता है, बायर को नुकसान होता है। मजीद कोई सवाल हो तो पूछ ले। मार्केट के अंदर अगर आप बाय करते हैं तो मार्केट ऊपर जाने पे फायदा, नीचे आने पे नुकसान है। अगर आप सेल करते हैं तो मार्केट नीचे आने पे फायदा, ऊपर जाने पे नुकसान। सिंपल सी फिलोसफी। मजीद कोई सवाल है तो पूछ ले, नहीं तो फिर मीटिंग एंड करते हैं।
चलें फिर मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।